और खासकर जब 2025 का चुनाव होगा तो नीतीश कुमार जी किस तरह से सिस्टम से बाहर चले जाएंगे। तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी उनको फिर बाहर कर देगी? बीजेपी करे न करे उससे मतलब नहीं है, जनता बाहर करेगी। नहीं है कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी नीतीश कुमार के चेहरे पे ही विश्वास करते हैं बिहार में। कि लोक जनशक्ति पार्टी अगर है तो वो सिर्फ अपने परिवार के लिए है, और अब जब ये साबित हो गया कि आपने पैसे का लेन देन करके टिकट दिया है, आप चोर हैं। तो लालू यादव से ज़्यादा कोई टिकट बेचने में माहिर है ही नहीं है बिहार में। जीता जागता सबूत उनका परिवारवाद देखिए। तो परिवारवाद लालू जी करते हैं, हमारे यहाँ कोई परिवारवाद नहीं है। और एनडीए बिहार में सिर्फ विकास की राजनीति करती है। फेलियर हुआ, नीतीश कुमार इज अ फेल्ड चीफ मिनिस्टर, और अब वो थक चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, ही इज लॉस्ट हिज ग्राउंड। कोई दूसरा यादव का लड़का नहीं है क्या बिहार में बनने के लिए, या कोई दूसरी यादव की बेटी नहीं है जो मतलब मीसा भारती की जगह पे बन सकती है, लेकिन उनका फिक्स है। अरुण भारती जी की क्वालिफिकेशन क्या है? बस सिर्फ क्वालिफिकेशन यही है ना कि वो रामविलास पासवान जी के दामाद हैं, चिराग पासवान के बहनोई हैं। जितना नरेंद्र मोदी जी का काम जमीन पर जीरो ग्राउंड पर गरीबों के लिए किया गया है, चाहे जनधन खाता हो, किसानों के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, और अब की बार 400 पार नरेंद्र मोदी का हैट्रिक। आस्था लोक हॉस्पिटल प्रेजेंट कैपिटल टीवी बिहार का बादशाह इन एसोसिएशन विद पीआरवी मसाले। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास कार्यक्रम बिहार का बादशाह, और आज हम इसी प्रोग्राम को करने आ गए हैं मिलर ग्राउंड में, जहां पर हम बात करेंगे कुछ राजनीति से जुड़े हुए लोगों को और पूछेंगे सवाल। चूंकि लोकसभा चुनाव की तैयारी है, लोकसभा चुनाव की बारी है, कौन जीतेगा, कौन मारेगा बाजी और किसकी होगी जीत, उन सभी मुद्दों पर कि कौन से मुद्दे हावी होंगे चुनाव में, उन सभी मुद्दों को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ राजनीति से जुड़े हुए लोग मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं, और सबसे पहले कि उनका परिचय लेंगे। सर, आपका पूरा परिचय। मेरा नाम विशाल प्रताप सिंह है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री हूँ। तो आपसे शुरू करते हैं। अभी बात चल रही है चुनाव की, तो बार बार आप लोग आरोप लगा रहे थे परिवारवाद परिवारवाद, लेकिन जब सीटों का बंटवारा हुआ, पार्टी को जब टिकट की बात आई, तो फिर देखा गया कि आपकी तरफ से भी टिकट परिवार के लोगों को दिया गया। साथ ही आज का एक कमेंट है तेजस्वी यादव का, उन्होंने कहा कि जिस परिवारवाद को लेकर बात की जा रही थी, नरेंद्र मोदी पहली जो रैली करने वाले हैं वो परिवारवाद की जिसको टिकट दी गई है उसी से कर रहे हैं। उस पर क्या बोलेंगे? देखिए, परिवारवाद का परिभाषा रियलिटी में समझना चाहिए। परिवारवाद किसको कहते हैं? परिवारवाद जैसे लालू यादव का परिवार है, उनका फिक्स है कि उनका बेटा जन्म लिया है, तेजस्वी यादव जब जन्म लिए फिक्स हो गया कि वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, ठीक है, वही नेता होंगे। उसके बाद जो उनकी बेटी जो अभी जन्म ली है ना, वो फिक्स हो गई कि उस पार्टी की अध्यक्ष बनेगी। इसी तरह ये भारतीय जनता पार्टी में ऐसे कोई नेता हैं जिनके बारे में आप बता सकते हैं कि उनका फिक्स हो गया कि उनका बेटा अगले बार अध्यक्ष बनेगा? है क्या फिक्स? परिवारवाद मतलब पार्टी का मतलब ये, प्रधानमंत्री जी का बयान संसद भवन में आपने सुना होगा। हम तो पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, लेकिन फिर भी पार्टी के समर्थक हैं। तो प्रधानमंत्री जी का आपने बयान सुना होगा कि प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था परिवारवाद पे। परिवारवाद एक दुकान की तरह जैसे ये लोग खोले हुए हैं ना, इन आरजेडी वाले, इनका क्या है कि अभी इनका फिक्स हो गया कि इनकी जो बेटी जन्म ली वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगी, वो फिक्स है। कोई दूसरा यादव का लड़का नहीं है क्या बिहार में बनने के लिए, या कोई दूसरी यादव की बेटी नहीं है जो मतलब मीसा भारती की जगह पे बन सकती है, लेकिन उनका फिक्स है। आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर आरोप लगाते हैं, अब एक भी नेता का नाम बताइए उनका जो लड़का, जैसे कुछ नेताओं पर आरोप लगा कि उनका लड़का या उनके परिवार के लोग। तो राजनीति में अगर किसी के बेटा आ जाते हैं और 10 साल 8 साल मेहनत करके 20 साल, तो अगर मान लीजिए कि अगर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन जिनका पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी समझिए कि पूरी लोकतंत्र वाली पार्टी है, उसमें फिक्स नहीं है कि आज जगत प्रकाश नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो उनका लड़का भी कल होकर राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऐसा फिक्स नहीं है। इसलिए परिवारवाद पार्टी जो खुद मतलब जिनके घर में भाई डिप्टी सीएम हो, एक भाई मंत्री हो, एक बहन राज्यसभा सांसद हो, एक बहन फिर लोकसभा लड़ रही हो, वो दूसरे को बोलेंगे परिवारवाद की पार्टी, तो बेवकूफ़ी है बोलना। परिवारवाद के ऊपर बात चली तो बात आती है कांग्रेस को लेकर भी। आप कांग्रेस से ही हैं, पहले तो थोड़ा सा अपना परिचय हमें दें ज़रूर। आदित्य पासवान, और मैं बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवा दल का अध्यक्ष हूँ। मुझे ये बताइए कि जो परिवारवाद की बात आती है तो सबसे पहले जो आरोप लगता है कांग्रेस पे लगता है कि भाई राहुल गांधी आ गए, सोनिया गांधी क्या कहते हैं अध्यक्ष रही हैं, तो इस पर अभी जैसे इन्होंने कहा कि परिवारवाद
का जो इन्होंने डेफिनेशन दिया उससे आप कितने सहमत हैं? नहीं, मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। आप मुकाबला और कंपैरिजन कर ही सकते नहीं हैं कांग्रेस जो सोनिया जी हैं, राहुल जी हैं, क्योंकि परिवार ने देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं और पूरे देश ने देखा है। और एक भी नहीं, जिस घर में प्रधानमंत्री एक नहीं, दो प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए जान दी, तो वो कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता है। प्लस जब अगर आप बात कर रहे हैं चुनाव की, तो अलायंस की बात होनी चाहिए। यहाँ भाजपा अकेले नहीं है, यहाँ हम इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस की बात कर रहे हैं। तो जो भी होगा वो पूरा अलायंस की बात होगा। तो भारतीय जनता पार्टी, अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी कल जो कार्यक्रम जमुई में करने जा रहे हैं, कहाँ किसके यहाँ कार्यक्रम करने जा रहे हैं? लोक जनशक्ति पार्टी के यहाँ जा रहे हैं। और लोक जनशक्ति पार्टी का कैंडिडेट कौन वहाँ है? अरुण भारती। अरुण भारती जी की क्वालिफिकेशन क्या है? बस सिर्फ क्वालिफिकेशन यही है ना कि वो रामविलास पासवान जी के दामाद हैं, चिराग पासवान के बहनोई हैं। और लोजपा का इतिहास देखिए, पिछले अगर 30-40 वर्षों का इतिहास देखिए, तो जो हमारे भाई ने कहा कि दुकान बना लिया है दूसरे दलों ने, इनसे बड़ा दुकान तो किसी का है ही नहीं। रामविलास पासवान जी से अगर शुरू कीजिए, तो रामविलास पासवान जी ने किसी और दूसरे अपने समाज के लोगों को कभी पनपने ही नहीं दिया। उन्होंने गिनती से पशुपति कुमार पारस, रामचंद्र पासवान, चिराग पासवान, प्रिंस, उसके बाद उनके दामाद भी थे, उन लोगों को ये मौका ले मौका दिया गया, लेकिन वो जीत नहीं पाए। तो परिवारवाद से का जो उदाहरण है, फिक्स एकदम, जो इससे बढ़िया उदाहरण आपको पूरे देश की राजनीति में नहीं मिलेगा कहीं, कि लोक जनशक्ति पार्टी अगर है तो वो सिर्फ अपने परिवार के लिए है। और आज देखिए किस तरह से पूरी संसदीय बोर्ड ने उनकी एक बहुत समूह में लोगों ने इस्तीफा दिया है लोक जनशक्ति पार्टी से। क्यों? और ये आरोप लगाया है कि संसदीय दल का डिसीजन नहीं था और पैसे की लेन देन हुई है। अब जब ये साबित हो गया कि आपने पैसे का लेन देन करके टिकट दिया है, आप चोर हैं, तो इससे ज़्यादा जनता को क्या चाहिए? 5 सीट मिला, एक पे खुद लड़ेंगे, जमुई छोड़ के भाग गए, क्यों? इसका जवाब उनको देना चाहिए। इसका जवाब देना चाहिए। जमुई की जनता से अगर आप जाके बात करेंगे तो कहते हैं कि जमुई को उन्होंने बद से बदहाल कर दिया। दूसरी सीट जमुई, जहाँ अरुण भारती जी को लड़ा रहे हैं, कोई क्वालिफिकेशन नहीं, सिर्फ चिराग पासवान के बहनोई हैं इसलिए उनको दिया गया। श्याम भवी चौधरी कौन है? अशोक चौधरी की बेटी, जो इंस्ट्रूमेंटल थे लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ने में, आप उनकी बेटी को टिकट देते हैं। नीतीश कुमार जी के साथ आप गलबैया मिला रहे हैं। वीणा देवी कौन है? जब आपकी पार्टी टूटी थी तो आप को छोड़ के वो पशुपति पारस जी के साथ चली गई थी, आपने उनको टिकट दे दिया। आपने बिहार के पासवान के अस्मिताओं से मजाक किया है, आपने समर्थन लिया पासवानों का, भीड़ जुटाया, और वो भीड़ जुटा करके आपने सौदेबाजी की टिकट के लिए, और टिकट की सौदेबाजी करके आपने टिकट बेच दिया। राजेश वर्मा खगड़िया से जो इनका कैंडिडेट है, कह रहे हैं क्या कि युवा है। अरे भाई, वो उस युवा के ऊपर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एट्रॉसिटीज़ का जो केस होता है, वो केस लगा हुआ है। लोक जनशक्ति पार्टी किस लिए जानी जाती है? वो जानी जाती है कि वो दलितों की पार्टी है, और दलितों पे प्रताड़ना और शोषण करने वाले को आपने टिकट दिया, और दिखाता है ये कि आप मनुवादी व्यवस्था में जाके बैठे हुए हैं और आप दलित विरोधी हैं। देखिए, कह रहे हैं कि टिकट को बेच दिया, तो टिकट को बेचा जाना समाज के लिए कितना सही है? अगर ये आरोप लगते हैं तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जो आरोप लगा रहे हैं, तो ये दुनिया जानती है कि कांग्रेस और आरजेडी क्या करती है देश में। तो लालू यादव से ज़्यादा कोई टिकट बेचने में माहिर है ही नहीं है बिहार में। जीता जागता सबूत उनका परिवारवाद देखिए, टिकट बेचने का अनेकों आरोप उनके ऊपर लगा है। तो कहीं ना कहीं परिवारवाद और टिकट बेचने का आरोप कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल पर ऑलरेडी ऊपर से है। और नरेंद्र मोदी 40 का 40 सीट बिहार में एनडीए उनके नेतृत्व में जीतने का कार्य करेगी और जीत रही है। विजय कृष्ण मेरा नाम हुआ, जदयू प्रदेश महासचिव। माफ कीजिएगा, आपसे मैंने परिचय नहीं लिया। नितेश सिंह कछवाहा, प्रदेश युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी, बिहार। जी, तो परिवारवाद को लेकर जो बात चल रही है, कितने सहमत हैं और कितना सही है ये चुनाव को लेकर और कितना गलत? देखिए, परिवारवाद जो है, हम लोग की पार्टी जो है शुरू से ही परिवारवाद से दूर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ही एजेंडा रहा है कि बिहार को 90 के दशक में जो बिहार बदहाल स्थिति में थी, वहाँ से निकाल कर और इस बिहार को एक नई दिशा देने का काम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है। दूसरी बात, हमारी पार्टी में कभी भी परिवारवाद के लिए कोई जगह नहीं है। लालू जी का परिवार, सिर्फ लालू जी को ही क्यों, आप कांग्रेस जो उनके मेन जननी है, उसकी परिवार जो है महारानी से शुरू होकर और राबड़ी देवी के आवास पे ख़त्म हो जाती है। उनके जितने भी अलायंस पार्टी हैं, सभी पार्टियों में परिवारवाद भरी हुई है। हम अलायंस की बात, बिहार की अगर बात करेंगे, तो लालू जी के यहाँ तो परिवारवाद अब कुट कुट के भरी हुई है, जो पूरे देश में उजागर हो चुकी है। तो परिवारवाद लालू जी करते हैं, हमारे यहाँ कोई परिवारवाद नहीं है। और एनडीए बिहार में सिर्फ विकास की राजनीति करती है,
और विकास कार्यों पे इस बार लोकसभा के चुनाव लड़ी जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के सुशासन के रूप में सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के दोनों के नेतृत्व में बिहार 40 के 40 सीट जीतने का कार्य करेगी। लोकसभा का चुनाव है और ऐसे में बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप के दौर चल पड़े हैं। अब ऐसे में एक सवाल जो मैं आपसे करना चाहूँगा, आपकी पार्टी कांग्रेस पार्टी निष्पक्षता का चुनाव ये इल्ज़ाम लगाती रही है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं करा रही है भाजपा। इस बार जिस तरह से चीज़ें हैं, इलेक्शन कमीशन के जो 2 लोगों का उनको जोड़ा गया है, जो 2 और लोगों को वो रखा गया उसमें, तो उस पर बार बार आरोप लगाती है। तो क्या लग रहा है कि इस बार चुनाव जो है निष्पक्षता के साथ होगी? देखिए, ये तो चुनाव आयोग को डिसाइड करना है और उसे सोचना है, देखना है कि अगर लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार है ये, और इसमें अगर निष्पक्ष नहीं होंगे वो लोग, तो फिर चुनाव आयोग का कोई फ़ायदा ही नहीं है। और हमारी तरफ से अगर आरोप लग रहा है तो आरोप में हमेशा दम होता है। अगर कोई बात है तो उसका निष्पादन होना चाहिए, तो इसीलिए ये है और कुछ नहीं। आप लोग की तरफ से जो आरोप लगे उसमें जैसे आपने कहा कि दम होता है, क्या मतलब क्या प्रूफ के तहत इस बात को रखा गया है? क्योंकि जब ईवीएम की बात आती है तो बार बार बोला गया कि ईवीएम हैक होता है, लेकिन ना उसमें कोई सिम होता है ना कुछ होता है, फिर हैक कैसे होता है? और जब इलेक्शन कमीशन ने इसको प्रूफ भी करने की कोशिश की तो प्रूफ भी हुआ, फिर ये बात कहाँ से आती है? भाई, जब सभी पूरे विपक्ष की ये राय है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए और बैलेट पेपर का यूज़ होना चाहिए, तो आप कराइए, उसमें प्रॉब्लम कहाँ है? आज दुनिया के जो जितने भी अग्रणी देश हैं, चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, सारे देशों में ईवीएम से चुनाव नहीं हो रहा है। तो भारत ही ठीक है, अभी हो रहा था और पिछले कुछ सालों से हुआ भी है। तो अगर विपक्ष इस पे रेडी नहीं है, विपक्ष को इस पे डाउट है और हमेशा क्वेश्चन मार्क इस पे लगते रहा है, और सिर्फ विपक्ष के द्वारा नहीं लगते रहा है, ये आम लोगों के द्वारा भी लगते रहा है कि ईवीएम से चुनाव अगर नहीं होंगे तो भारतीय जनता पार्टी 100 का आंकड़ा क्रॉस नहीं करेगी। तो हाथ कंगन को आरसी, क्या सिस्टम भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है? जनता की मांग है, वो करा लीजिए आप ईवीएम से चुनाव, बैलेट से करा लीजिए चुनाव। इन्होंने पहले बोला कि ईवीएम हैक हो जाता है तो हमको ये लगाइए, वीपैट लगाइए, जिसमें ये पर्ची निकले कि आप किसको वोट दिए। पहले इनका आरोप था। फिर सरकार, इलेक्शन कमीशन ने उतना खर्च करके वो सिस्टम लगाया कि आप जिसको वोट दे रहे हो वहाँ पर्ची निकलता है कि आपका बीजेपी को वोट गया या कांग्रेस को गया या आरजेडी को गया। वो सिस्टम आया। जब ये कर्नाटक जीतते हैं, जब ये गुजरात जीतते हैं कभी, मतलब उस समय इनका से ठीक रहता है। अभी राजस्थान जीते, उस समय इनका ईवीएम ठीक था, लेकिन जैसे ही हारते हैं ना तो इनका ईवीएम खराब हो जाता है। इनको ईवीएम में खराबी दिखने लगती है। और ये आम जनता का जो बात कर रहे हैं ना, वो आम जनता कौन रहते हैं? वो इनके समर्थक रहते हैं। सारे पार्टी के कुछ ना कुछ समर्थक तो रहते हैं। वो अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सिर्फ भारत की नहीं, पूरे विश्व की। इतना बड़ा कार्यकर्ता का फौज किसी पार्टी में नहीं है। तो इनके भी सारे पार्टी के कुछ ना कुछ समर्थक तो रहते ही हैं। वही लोग आरोप लगाते हैं। अब ये बोले कि अंग्रेज देशों में वहाँ पे पेपर पे होता है ये वोटिंग, तो हम इस देश का आबादी, हमको तो नहीं लगता कि इतना आबादी, अब तो चाइना को भी हम लोग पार करके क्रॉस कर गए हैं। तो इतना आबादी है, कितना खर्च होता है, कितना पेड़ का कटाई होता है। तो अच्छा है ना, अगर ये आप इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है तो उसमें जो आपका सत्यता चाहिए उसके लिए पर्ची भी आप ले रहे हैं, तो फिर इसमें ये कहाँ है, शक कहाँ है? अब इन लोगों को तो अभी हार है तो शक तो होना ही है। अब कितना भी कुछ कर दीजिएगा, इन लोग शक करेंगे ही। आपके हिसाब से चुनाव में भाजपा की तरफ से क्या मुद्दे होने वाले हैं जो आपके लिए फैक्टर करेगा? क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा हो गया, 370 हो गया, 3 तलाक हो गए, क्या इनका फायदा भाजपा को बिहार में होने जाने वाला है? बिल्कुल, मैंने कहा कि बिहार में अगला बार भी चुनाव में हम लोग जीते थे 72 सीट और इस बार भी 40 की 40 सीट जीत रहे हैं। जितना नरेंद्र मोदी जी का काम ज़मीन पर जीरो ग्राउंड पर गरीबों के लिए किया गया है, चाहे जनधन खाता हो, किसानों के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, उज्ज्वला योजना हो, डायरेक्ट गरीब को बेनिफिट मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को मिलने वाला है और एनडीए 40 की 40 सीट पूर्ण बहुमत से बिहार में जीत रही है। हम लोग देने का काम करेंगे और अब की बार 400 पार, नरेंद्र मोदी का हैट्रिक। और कांग्रेस देखिए तो भाई बलबलाई हुई है, इसका कहीं अस्तित्व बचा हुआ नहीं है और इस चुनाव में इनको पता चल जाएगा कि इनका अस्तित्व क्या है। पूर्ण रूप से इनका कहानी खत्म है। अब बिहार में तो नाम नहीं है। जदयू के बारे में जो लोग, जब हम लोग फील्ड में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि जदयू इतना कंफ्यूज क्यों है, कभी इधर कभी उधर, और इस कारण से है जो भाजपा भी कहीं ना कहीं गड़बड़ा गई है बिहार में, सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है ठीक से। हम लोग कभी कंफ्यूज होते नहीं हैं और लगातार 17 सालों में माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार बिहार के विकास के लिए जो भी करना होगा वो अपना करते हैं। कहीं हम लोग कन्फ्यूजन कहीं नहीं है। बिहार के सिर्फ एक ही एजेंडा है उनका, विकास करना। भ्रष्टाचारियों के साथ कभी भी मुख्यमंत्री जी
बर्दाश्त नहीं कर। मुख्यमंत्री जब उसमें राजद के साथ जब मिले तब भ्रष्टाचारी नहीं थे, वो उनके बारे में तो पहले ही कहा जा रहा था कि जंगल राज है, ये है, तो वो तो उन तक भी पहुंच रही थी ना। मुख्यमंत्री जी समाजवादी नेता हैं और एक बार नहीं, उनको 2 बार मौका माननीय मुख्यमंत्री जी ने, दोनों बार उप मुख्यमंत्री बनाने का कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने तेजस्वी जी को किया। लेकिन इनकी जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति में इनका कोई बदलाव नहीं हुआ। तब जाके हम लोगों ने फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये डिसाइड किया कि इनके साथ नहीं रहना है और बिहार की विकास में जो बाधा आएगी उस पार्टियों के साथ कभी भी हम अलायंस नहीं करेंगे। एक और जो बार बार मुद्दा हावी होता जा रहा है और इस बार लगता है कि कांग्रेस को ये मुद्दा एक तरह से हाथ में एकदम गोल्डन कॉइन की तरह हासिल हो गया है, जो है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर। क्या बोलना चाहेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद? देखिए, मैं एक सवाल आपसे ये मेरा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड आने से, मतलब जो हम आपस में बात करते हैं तो लोगों का कहना है इलेक्टोरल बॉन्ड आने से कम से कम ये चीज़ तो हो गई कि पहले जो लोग चंदा देते थे वो विजिबल नहीं होता था, लोगों तक आ नहीं पाता था। इस बार कम से कम ये तो है कि विजिबल है। इस पर क्या बोलेंगे? नहीं, ठीक है, पारदर्शिता है, कंप्लीटली एग्रीड ऑन इट। लेकिन इसमें देखिए, अब जो अभी जो सुप्रीम कोर्ट जो चीज़ सरकार को करनी चाहिए थी वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद हुआ, पहला चीज़। दूसरा, जो डेटा सामने आए कि इलेक्टोरल बॉन्ड किस कंपनी ने कब खरीदा, क्यों खरीदा, तो जब छापे पड़े उन लोगों पे और छापों के बाद आपने देखा कि विभिन्न कंपनियों का, बड़ी बड़ी कंपनियों का, सभी लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा। तो ये क्या दिखाता है? ये सीधा सीधा दिखाता है कि मैं छापा आप पे डालूंगा और आपको पैसे हमें देने पड़ेंगे तभी आप बचेंगे। तो ये भ्रष्टाचार का सीधा सीधा आरोप नहीं है, ये दिखाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी ने इसमें भ्रष्टाचार किया है। और मैं 2 मिनट समय लूँगा, अभी हमारे जनता दल यूनाइटेड के मित्र जो हैं वो बोल रहे थे बिहार के बारे में। चूँकि हम बिहार से हैं तो बिहार की जब चर्चा होती है तो उस पर ना अगर बोलें, प्रोग्राम भी बिहार में ही हो रहा है। हाँ, प्रोग्राम भी हो रहा, बिहार में हो रहा है तो ना बोलें। तो मैं उस पर चलूँगा शुरू से कि जब 17 वर्षों पहले जब नीतीश कुमार जी ने बिहार की कमान संभाली थी तो हमें लगा था एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, इंजीनियर व्यक्ति ने बिहार की कमान संभाला है और वो बिहार को अग्रणी प्रदेश बनाएगा। हमारा बिहार भी गुजरात, मुंबई, दिल्ली की तरह आगे होगा और हम भी जाने जाएंगे। जो एक टाइम में कभी बिहार जाना जाता था, देश का 40% IAS IPS जो है हम ही देते रहे हैं। बिहार ज्ञान की धरती रही है। लेकिन 17 वर्षों में अब 17 बड़े कारखाने भी बिहार में नहीं लगे। जो यहाँ कारखाने थे वो 1990 के पहले जो सरकार थी, उसी जो कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त लगी। चाहे वो आज़ादी के समय जब स्थितियाँ, आज़ादी के बाद जब स्थितियाँ विपरीत थी, जब श्री बाबू ने कमान संभाला, तब उस वक्त चीनी मिलें थी, रामेश्वर मिल थी, जूट मिल थे, कौन की खेती होती थी बिहार में, अलग अलग इंडस्ट्री से, डालमिया नगर थी, सब मरनासन हो गए। जब मुख्यमंत्री जी ने कमान संभाला तो हमें लगा कि सब रिवाइव होगा और नए इंडस्ट्रीज आएंगे। बिहार के बच्चे पढ़ लिख करके पूरे देश में पलायन करने को मजबूर हो गए और आज के डेट में बिहार में वी आर नोन एज लेबर स्टेट। हम अगर पंजाब में, गुजरात में या महाराष्ट्र में कहीं को लेबर चाहिए होता है तो लोग कहते हैं कि आप बिहार से मंगा लो। इजराइल भी भेजे जा रहे हैं लोग, इजराइल, सऊदी, इनफैक्ट चलिए आप नॉर्थ बिहार चलेंगे तो आप देखेंगे कि नॉर्थ बिहार की इकॉनमी एक तरह से आपको सऊदी अरब की करेंसी से जो आता है यहाँ पे इंडिया में कन्वर्ट होकर उससे चल रही है। तो इट्स अ बिग शेम। मुझे एक बात समझ में नहीं आती। ठीक है, आपने कहा कि चलो नीतीश कुमार पे आपने एक जुआ खेला कि भाई उनके साथ ले लेंगे, इंडस्ट्रीज आएंगी। ये चीज तब कहाँ चली जाती है जब वो आपके साथ में रहते हैं। उसी पे आ रहा था कि नीतीश कुमार जी ने लोक कल्याण की नीतियां बनाई और वो बहुत सक्सेसफुली ग्राउंड पे सक्सेसफुल भी हुआ। आप मानते हैं कि उन्होंने जो योजनाएं बनाई वो सक्सेसफुल? कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि लोक कल्याण की जो नीति बनी वो सक्सेसफुली यहाँ बिहार में चली। लेकिन सिर्फ उससे आपका स्टेट नहीं चलेगा, स्टेट चलेगा इंडस्ट्रियलाइजेशन से, और इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो लड़कों को बेरोजगारी खत्म होगी, मार्केट में पैसा जाएगा, द इकॉनमी विल स्टार्ट रनिंग एंड थिंग्स लाइक दैट। तो वो बिल्कुल बिहार में फेलियर हुआ। नीतीश कुमार इज अ फेल्ड चीफ मिनिस्टर और अब वो थक चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। ही इज लॉस्ट हिज ग्राउंड। अब फिर अगर वो गठबंधन में आएंगे तो नहीं मानेंगे। ही इज लॉस्ट हिज ग्राउंड और अभी वो आप देखेंगे कि जब चुनाव होगा और खासकर जब 2025 का चुनाव होगा तो नीतीश कुमार जी किस तरह से सिस्टम से बाहर चले जाएंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी उनको फिर बाहर कर देगी? बीजेपी करे न करे उससे मतलब नहीं है, जनता बाहर करेगी। देखिए, अभी जो भी बातें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं 2025 को भी जोड़ रही है। खैर, उस पर हम लोग बाद में आएंगे। बिहार का बादशाह के कार्यक्रम है ये और बिहार की बात पर बात करेंगे। लेकिन एक बात जो भ्रष्टाचार का लग रहा है, अभी निर्मला सीतारमण के पति ने भी ये कहा कि ये बहुत बड़ा स्कैम है और वर्ल्ड का स्कैम है। इस पर क्या बोलेंगे? किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर। देखिए वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो है वो विचाराधीन मुद्दा है, ठीक है। उस पर जल्द ही कार्रवाई होगी। आपके सामने जो इस पे बात करना भी मतलब ऐसा नहीं है कि सब कुछ आने दीजिए पहले सामने, कि क्या सही है क्या गलत है, सब कुछ आ जाएगा। इतना जल्दी इस पर कुछ बोलना ये हमको नहीं लगता कि अभी कहीं से सही है। इसको थोड़ा सा वेट कीजिए, इस पर जरूर कार्रवाई होगी। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का सरकार है।
चलिए इस पे वेट करेंगे। आपकी क्या राय है कि ये जो अभी चल रहा है, बात चल रही है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, बेबुनियाद आरोप है। विपक्ष इस तरह का कारनामा पिछले 10 वर्षों से यही आरोप लगाते आ रही है। इसको जनता कहीं मानने को तैयार नहीं है। जिस राज्य में कांग्रेस महागठबंधन जीत रहा है, वहाँ क्यों नहीं बोल देता है कि हम यहाँ हार चुके हैं, वहाँ हार स्वीकार क्यों नहीं करता है? तो ये सब तुक्का वाला बयान है। इस पर हम लोग कहीं सर्टिफाइड नहीं हैं और नरेंद्र मोदी ही देश का कल्याण करने वाले हैं और भारत का नाम आज पूरे वर्ल्ड में इज्जत और प्रतिष्ठा से लिया जा रहा है। गरीब सर उठा के देश में जी रहा है। बिहार में अब चूंकि प्रोग्राम काफ़ी हम लोग लंबा खींच चुके हैं, तो थोड़ा सा एक आखिरी सवाल करेंगे। बिहार में नरेंद्र मोदी जो है के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा, जबकि नीतीश कुमार भी अपने आप में बड़ा चेहरा है। क्या लगता है कि किसको भुनाने की कोशिश की जाएगी? भाजपा अपना चेहरा भुनाएगी या जदयू? क्योंकि फिर 2025 का भी चुनाव है, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए, बात यहाँ ये है कि कल मोदी जी का कार्यक्रम था लाइव में, उन्होंने भी ये बात कहे हैं कि बिहार में अपने हर एक लोकसभा में भाजपा के कार्यकर्ता जाएं और बिहार के मुख्यमंत्री के कार्यों को अपने क्षेत्रों में बताएं कि उन्होंने जो 17 साल में कार्य किए हैं वो बेमिसाल है। तो इस बात की तो कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं है कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी नीतीश कुमार के चेहरे पे ही विश्वास करते हैं बिहार में। तो बिहार में दोनों मिलकर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। चेहरा बिहार के लिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ही हमेशा रहेंगे। आने वाले समय में 25 में भी चेहरा नीतीश कुमार ही रहेंगे। प्रोग्राम आखिरी छोर पर है और इस पर हम एक आखिरी कमेंट ले रहे हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं सर? मैं आपके माध्यम से, चूंकि ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार शुरू हो गया है और बहुत जल्दी वोटिंग भी होगी, तो मैं आपके माध्यम से बिहार के लोगों को, देश के लोगों को ये संदेश देना चाहूँगा कि जब आप ईवीएम दबाने जाएंगे, अपने वोट का बटन दबाने जाएंगे, अपने मत का अधिकार को यूज़ करने के लिए जाएंगे, तो आप याद कीजिएगा कोविड का वो समय जब सरकार ने बिना किसी प्लानिंग के पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया था। आपके मजदूर भाइयों को, मैं उन मजदूर भाइयों से अपील करना चाहूँगा कि अपने वो दिन को याद करना कि जब लॉकडाउन में आप अलग अलग स्टेट में फंसे थे और बिना किसी साधन के आपको पैदल अपने घर तक आना पड़ा था। और मैं उन गृहिणियों से अपील करना चाहूँगा, बटन दबाने से पहले अपने किचन को ज़रूर देखिएगा कि महंगाई से किस तरह से आप परेशान हो रही हैं। मैं उन बेरोजगार युवकों से अपील करना चाहूँगा कि जब आप पढ़ के निकलते हैं और सरकार की तरफ, रोजगार की तरफ देखते हैं, लेकिन रोजगार के लिए नहीं, आपको पलायन करना पड़ता है, विभिन्न जगहों में जाकर के काम कर और प्राइवेट काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, तो अपना बटन दबाने से पहले मैं उन किसान भाइयों से अपील करना चाहूँगा कि जो सरकार ने कहा था कि आपकी आय को दुगनी करेंगे, लेकिन आय को दुगनी को छोड़िए, आज किसान हमारा आत्महत्या करने को मजबूर है। मैं उन दलित भाइयों से अपील करूँगा कि याद करना वो दिन कि जब मध्य प्रदेश में तुम्हारे भाई को मेरी तरह मूंछ रखने से हत्या कर दी गई थी। याद करना वो दिन जब घोड़ी पर चढ़ के आपका एक भाई बारात में जा रहा था तो उसे उतार के पीटा गया था। उन सब दिन को भूलना नहीं। इसी सरकार के रहते हुए ये सब चीज़ हुआ था। और वो दिन नहीं भूलना कि जब मणिपुर में आपकी बहनों बेटियों को नंगा करके घुमाया गया था और ये सरकार मूक दर्शक बनी हुई थी, प्रधानमंत्री मूक दर्शक बने रहे और पहलवान बेटियों को भी नहीं छोड़ा गया, हमारे किस तरह से शोषण किया गया। और ब्रिजभूषण सिंह लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में जाकर के बैठ करके प्रधानमंत्री जी के साथ फोटो खिंचवा रहा था। सबसे पहले बोलता है कि कोरोना पे बात किया ना, पूरा विश्व देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी सिर्फ भारत को नहीं, पूरे वर्ल्ड में कितने सारे देशों को दवाई दिए हैं, पता है ना। अगर प्रधानमंत्री अगर नहीं होते, अगर इनके पार्टी के कोई प्रधानमंत्री होते ना, इस देश का क्या हाल होता, इस देश की सारी गरीब जनता जानती है। और इसका जो अभी है ना, इसका रिजल्ट आने के बाद इसका उनको जो आशीर्वाद मिलेगा वो पता चल जाएगा। दूसरी बात, इन्होंने दलित पे जो चर्चा की ना, कि दलितों पे जिन्होंने बात कहा, इनकी जो पार्टी है ये आरजेडी सामने जिनके साथ अलायंस में है, ये चंपा विश्वास याद है आपको? वो दलित, ये अब बता रहे कब का मामला है, वो मामला बहुत पहले का है। लेकिन दलित मामला कभी कभी हो, मामला दलित का सम्मान, दलित करने का सम्मान करने का मामला है, तो इन्हीं के अलायंस पार्टनर है वो। पता कीजिए कैसे दलितों का इन्होंने अत्याचार किया, बलात्कार तक किया गया उनके साथ। और ये बात कर रहे हैं दलित का, आज तक ये 70 साल रहे हैं, आज तक एक भी दलित राष्ट्रपति दे पाए क्या? बाबा साहब के संविधान में लिखा हुआ था कि जब भी कोई इस देश का दलित राष्ट्रपति बनेगा, समझो इस देश का रियल में मतलब उद्धार हो रहा है। पहली बार भारत में दलित राष्ट्रपति कौन बना? रामनाथ कोविंद। अभी सबसे पहली बार भारत में आदिवासी राष्ट्रपति कौन से बने? द्रौपदी मुर्मू। तो कौन दिया?
अगर दलितों का सबसे ज़्यादा अगर ये सम्मान की बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी में होता है। आज अगर सबसे ज़्यादा दलित सांसद किसी पार्टी में है तो भारतीय जनता पार्टी में है। सबसे ज़्यादा दलित मंत्री हैं तो भारतीय जनता पार्टी में है। सबसे ज़्यादा दलित विधायक अगर पूरे भारत में किसी पार्टी में है तो भारतीय जनता पार्टी में है। और ये महंगाई की बात कर रहे हैं, 2013 से पहले इनका जो गैस सिलेंडर की बात की है, इनका महंगाई का देख लीजिए, इनका दर देख लीजिए महंगाई का। इनका महंगाई का जो दर था ना वो 40 गुना था। अभी जो भारतीय जनता पार्टी का जो है उसका दर देख लीजिए, दोनों में पता चल जाएगा। अभी गूगल करके इनको बोलिए देखने के लिए। मुद्दे बहुत सारे होंगे चुनाव में, और लोकसभा चुनाव का जिस तरह से है आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जो दावे किए जा रहे हैं कि दलितों के विकास के लिए या जो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो बातें चल रही हैं, ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं इस बार चुनाव में आपको वोट डालने के लिए सोचने पर मजबूर करती है। और यही वजह है कि जब हम लोगों के बीच जाते हैं तो वो बातें निकल कर आती हैं कि आखिर में मुद्दे क्या होने वाले हैं लोकसभा चुनाव में, और क्या वो मुद्दे लोगों के हित के लिए होंगे। आप देख रहे थे कैपिटल टीवी का ये खास प्रोग्राम बिहार का बादशाह। मैं आए हुए जितने भी लोग हैं उन सब का धन्यवाद करना चाहूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने कीमती समय निकालकर हमें समय दिया। ये कैपिटल टीवी बिहार का बादशाह का कार्यक्रम है जिसे स्पॉन्सर किया है आस्था लोक हॉस्पिटल ने इन एसोसिएशन विद पीआरवी मसाले। और अब हम इस प्रोग्राम को खत्म करते हैं। आप देखते रहिए, कमेंट के माध्यम से आपको जो आप सुझाव देना चाहते हैं कि इस बार आपके मुद्दे क्या रहेंगे, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें इस प्रोग्राम के कमेंट में ज़रूर करिए। तब हमें भी पता चलेगा कि आप हमारे प्रोग्राम्स के माध्यम से किन चीज़ों को कैच कर रहे हैं, और फिर हम उन मुद्दों को फिर दूसरे प्रोग्राम में हम आपको उठाएंगे और उन लोगों से सवाल करेंगे जो सीधे लोगों तक पहुँचेगी। मैं कैमरा पर्सन विकास के साथ कुमार अभिषेक, कैपिटल टीवी पटना। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे आस्था लोक हॉस्पिटल कंकड़बाग पटना इन एसोसिएशन विद पीआरवी मसाले।